सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा आज एक नया लेसन शुरू करते हैं। जो आपके पास किताब है वितान भाग 1, उसका जो दूसरा चैप्टर है टर्म 2 का जो सिलेबस आपके पास है, उसका चैप्टर है राजस्थान की रजत बूंदें और इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। राजस्थान की रजत बूंदें मतलब रजत माने होता है वैसे चांदी, रजत वैसे चांदी के लिए बोलते हैं, यानी कि जितनी इम्पोर्टेंस सोने चांदी की है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस राजस्थान में पानी की है। आप भली बात जानते हैं राजस्थान रेतीला ज़्यादा है, जिसे मरुभूमि बोलते हैं, और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इस पाठ में, किस पाठ में, राजस्थान की रजत बूंदें पाठ में लेखक अनुपम मिश्र जी ने हमें यह बताया है कि राजस्थान में पानी की कितनी समस्या है और उस पानी की इस विकट समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। वास्तव में बेटा पानी जीवन के लिए अनमोल है, बिना पानी का जीवन संभव नहीं है। तो जो यह रचना है, जो ये पाठ है, ये राजस्थान की जल समस्या पर आधारित है, यानी पानी की समस्या पर आधारित है। आप ऊपर डायग्राम में देख रहे होंगे जिसका नाम बोलते हैं कुएं। राजस्थान में जैसे कुआं होता है ना, कुआं में पानी होता है, तो कुआं तो हो गया पुल्लिंग। अच्छा, कुएं शब्द हम बोल रहे हैं, कुएं वो तो स्त्रीलिंग शब्द है। तो कुएं बनाई जाती है। अब किस प्रकार बनाई जाती है, उसको बनाने वाले कौन होते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसमें क्या परंपरा होती है, ये सब इस पाठ में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं लेखक का परिचय आपको बता दूं बेटा। जो अनुपम मिश्र जी हैं मूलतः महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र वर्धा में हुआ है और ये पर्यावरण प्रेमी हैं, यानी कि पर्यावरण संबंधी इन्होंने कई आंदोलन किए हैं। किन्होंने? अनुपम मिश्र जी ने पर्यावरण से जुड़े हुए कई आंदोलन किए हैं और इन लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी करने का प्रयास किया है। उसके खिलाफ एक अभियान भी उन्होंने शुरू किया था। इनके द्वारा लगभग पर्यावरण संबंधी यानी इन्वायरमेंट बेस्ड लगभग 20 से अधिक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। किनके द्वारा? अनुपम मिश्र जी के द्वारा। यानी इन्होंने 20 से अधिक जो पुस्तकें लिखी हैं, उन पुस्तकों में पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में बताया है। तो पढ़ते हैं टर्म 2 सिलेबस का लेसन राजस्थान की रजत बूंदें। हम आपको फिर बता रहे हैं कि इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार राजस्थान में पानी की समस्या होती है, उस पानी की समस्या को दूर करने के लिए वहां पर क्या क्या प्रयास किए जाते हैं। तो पढ़ते हैं बेटा लेसन। लिखा है पसीने में तरबतर चेलवांजी। अब पहला शब्द है चेलवांजी, जो कुएं को बनाने का कार्य करते हैं। हम कह रहे थे ना राजस्थान में पानी की समस्या को दूर करने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। कुएं, एक होता है कुआं जो मैंने अभी आपको पहले बताया कुआं, एक होता है कुएं। तो कुएं गहराई में ज़्यादा होता है, उसको बहुत गहराई लगभग 60-65 हाथों तक गहराई तक उसको खोदा जाता है। तो उसको जो बनाने का कार्य करते हैं उसका नाम क्या दिया गया है? चेलवांजी। राजस्थान में जो लोग, यानी आप मिस्त्री कह सकते हैं, जैसे मकान का निर्माण कार्य मिस्त्री करते हैं, चिनाई वगैरह करते हैं, वैसे राजस्थान में कुएं को बनाने वाले को क्या बोलते हैं? चेलवांजी। ठीक है, पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। आप डायग्राम देख सकते हैं, अगले पेज पर है, पेज नंबर 10 पे ये आप डायग्राम देख रहे हैं बेटा। आपकी किताब में डायग्राम होगा। इस प्रकार वहाँ कुएं बनाई जाती है। ये ऊपर कुएं बनाई जा चुकी, इतनी कुएं बनाई जा चुकी जो है वो चेलवांजी काम कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई बहुत कम है। संकरा मानी तंग। उखरू, उखरू बोलते हैं जैसे घुटने मोड़ कर बैठना। देखो आप कैसे मिस्त्री बैठा हुआ है, यानी चेलवांजी कैसे बैठा हुआ है, कुएं का निर्माण कार्य कैसे हो रहा है, जिस पोस्टर में बैठा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? उखरू बैठना। लिखा है उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है।
इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई वहाँ बसौली से की जा रही है। अंडरलाइन कर दें आप किताब में। बसौली एक औजार होता है, किस प्रकार होता है ध्यान दें आगे। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है, नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। यानी जिससे खुदाई होगी वो तो लोहे का बना होता है, उस पर लकड़ी का हत्था होता है, और फावड़े का बहुत छोटा रूप। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फावड़े से खुदाई क्यों नहीं हो रही है, तो बड़े इसके लिए फिर आप डायग्राम देखें। इतनी कम जगह में गहराई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, व्यास कम है, फावड़ा चलाया नहीं जा सकेगा। से उसी के आकार का छोटा, जिसको नाम दिया गया बसौली, उस पर लोहे का फ्रंट है और जो उस पर हत्था है वो किसका है, लकड़ी का है, लेकिन वो जो बहुत छोटा है ताकि उस कुएं को बनाने में आसानी हो। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। अब जब वो चेलवान जी कुएं का निर्माण कर रहे हैं, बसौली के माध्यम से खुदाई कर रहे हैं, तो नीचे जैसे जैसे नीचे ही खुदाई ज़्यादा जाएगी तो गर्मी बढ़ेगी। तो क्या होता है उसका असर के उसका निदान करने के लिए क्या किया जाता है, गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं, ताकि उस व्यक्ति को ठंडक मिले, गर्मी जो अंदर की गर्मी बाहर आए, उससे थोड़ा ठंडक मिले। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है, मानी फिकाती मानी फेंकी जाती है, और फेंकने से मतलब है, और गहराई में जमा दम घोंटू मानी जो जिससे दम घोंटता है, दम घुट जाता है, सांस रुक जाती है, गर्म हवा ऊपर लौटती है। यानी जब ऊपर के लोग उस तेलवांजी के ऊपर रेत मुट्ठी भर भर कर डालते हैं, तो जो नीचे दम घोंटू हवा होती है वो बाहर आती है और उस पर ताज़ी हवा जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसका टेम्परेचर, तापमान बरकरार रहे। जो चिनाई का काम कर रहे हैं, कुएं का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसे हम चेलवांजी बोल रहे हैं। इतनी ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि चेलवांजी कुएं का निर्माण करते समय अपने सिर पर टोप क्यों पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, ताकि जो ऊपर से लोग उसको गर्मी से राहत दिलाने के लिए उस पर रेत फेंक रहे हैं, तो उस रेत में से कुछ कण उसकी आंख में या सिर में न लग जाएं, उससे बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए उस अपने सिर पर क्या पहनते हैं, टोप नुमा एक तरह से वो पहनते हैं सुरक्षा के लिए, सुरक्षा कवच। ये आप देख रहे होंगे डायग्राम में। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलमा जमा हो जाता है, हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये रस्सी है और उस बाल्टी पे बांधी हुई है। जितनी मिट्टी एकत्र हो रही है उस पर भरेगा, उसको पर देगा, ऊपर के लोग जो मौजूद हैं उसके ऊपर खींचेंगे। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। जब उस पर रेत फेंका जाता है या जब वो बाल्टी ऊपर खींची जाती है मिट्टी से भरी, उसमें कुछ रेत के कण हो सकते हैं, कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, उसके सिर पर न लग जाएं, तो उसके सिर पर क्या पहना हुआ है, चेलवांजी। ध्यान दें, चेलवांजी बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है। चेलवांजी कुएं का निर्माण जो करता है, जो अंदर जाके खुदाई करता है बसौली से, उसको क्या बोला गया है, चेलवांजी। आगे पढ़ते हैं बेटा। चेलवांजी यानी चेजारो, इसी को क्या बोला गया, चेजारो भी बोला गया है। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले को चेलवांजी या चेजारो बोला जाता है। ध्यान दें, चेलवांजी यानी चेजारो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। दक्षतम मानी कुशलतम, अपने काम में निपुण। यह काम चेजा कहलाता है। अंडरलाइन कर दें, यह कार्य क्या कहलाता है, चेजा। चेलवांजी क्या हो गया, कुएं का निर्माण करने वाले को, जिसे मिस्त्री बोलते हैं मॉडर्न टाइम पे,
उसको बोला गया चेलवांजी, कुएं का निर्माण करने वाला। और उसका वो कार्य क्या कहलाता है? चेजा कहलाता है। कन्फ्यूज ना हो, ढंग से पढ़ें और समझें, अंडरलाइन भी करें। केदारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, जो मैंने आपको अभी बताया था। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। कौन? कुएं। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है, जिसकी गहराई है बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुओं की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। यानी जहाँ पर पानी मिल जाता होगा वहाँ पर उसकी गहराई वहीं पर समाप्त हो जाती होगी। जहाँ पर पानी आसानी से नहीं मिलता होगा वहाँ पर और गहराई तक कुएं खोदी जाती होगी, ऐसा हमें अनुपम मिश्र जी बता रहे हैं। आगे ध्यान दें बेटा, कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। ध्यान दें, फिर बता रहा हूं, जिस प्रकार कुएं में पानी होता है उसी प्रकार से कुएं में पानी एकत्र किया जाता है, लेकिन तरीका अलग है, डिफरेंट तरीका है। कुएं को बनाना बहुत आसान नहीं है, वो भी राजस्थान जैसे मरुभूमि में। मरुभूमि रेगिस्तानी जो भूमि है वहां पर रेतीला ज़्यादा है। ठीक है, कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। भूजल माने भू माने धरती, जल माने पानी। जो कुआं बनाया जाता है अपने आप छोटा सा, उसमें धरती के जल को एकत्र किया जाता है। पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। यानी कुएं का निर्माण उस प्रकार से नहीं होता है जैसा कुआं होता है। कुआं में तो धरती की सतह पर ही पानी एकत्र हो जाता है। कुएं में क्या होता है? ध्यान दें, कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। विचित्र मानी अनोखे अंदाज से। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती है, जब राजस्थान में बारिश भी बहुत कम होती है, तब की बात है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। जो कुएं का निर्माण किया जा रहा है उसमें न तो धरती की सतह का पानी है न भूजल है, न धरती का जल है। मानी न ऊपर का जल है न धरती वाला अंदर का जल है। तो क्या है? यह तो नेति 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 बोलते बड़े अंतहीन। नेति नेति माने अंतहीन, जैसा कुछ पेचीदा मामला है। पेचीदा बोलते मुश्किल। यानी कुएं का जब निर्माण होता है उसमें पानी एकत्र करने की जो प्रक्रिया है वह बड़ी अंतहीन है। उसका इतना आसान से उसमें पानी मिलता नहीं है और पेचीदा है, बड़ा मुश्किल है। अर्थात कुएं का निर्माण करना और कुएं में पानी एकत्र करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसका जो सफ़र है बहुत अंतहीन है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, ऐसा हमें अनुपम मिश्र जी बता रहे हैं। लिखा है मरुभूमि में, मरुभूमि जो रेगिस्तानी है, रेत ही रेत होता है राजस्थान में ज़्यादा। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह, अथाह मानी गहरा, बिल्कुल अथाह, बहुत गहरा। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि रेत ज़्यादा होती है। अगर बारिश हो भी जाए किसी क्षेत्र में ज़्यादा तो वह पानी जल्दी से समा जाता है रेत में। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। जब कुएं का निर्माण हो रहा होता है तो उस मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे जाते जाते खुदाई करते करते जब 10-15 हाथ से लेकर के अब 50-60 हाथ तक खुदाई हो जाती है, उस चेलवांजी के द्वारा, उस बसौली जो औजार है उसके माध्यम से, तो एक पट्टी निकलती है जिसे हम बोलते हैं खड़िया पत्थर की एक पट्टी। ठीक है, राजस्थान में यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। कौन बता रहे हैं हमें? अनुपम मिश्र जी बता रहे हैं कि किस प्रकार कुएं का निर्माण होता है, किस प्रकार खोते हुए 10-15 हाथ से लेकर के 50-60 हाथ तक के जब खड़िया पत्थर की एक पट्टी मिलती है और वो रेत की वजह से दिखाई नहीं देती है,
अब आगे कैसे पानी उसमें एकत्र होता है, कैसे पानी को एकत्र कराया जाता है, किस प्रकार कुएं का निर्माण आगे होता है, ये बेटा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार फिर कह रहा हूँ कि यह पाठ राजस्थान के रहते मुन्ने, जिसमें राजस्थान में जल की समस्या को कैसे दूर किया जाता है, उसको दूर करने के लिए वहाँ पर कुएं का निर्माण कराया जाता है। वहाँ पर पानी की बड़ी जटिल समस्या है, इसमें यही बताया गया है जो अभी तक हमने आपको समझाया है। अगर यहाँ तक आपको कोई समस्या हो तो आप हमें प्रश्न पूछें। लेकिन एक बार फिर कह रहा हूँ, जो आपको पाठ का सार भेजा हुआ है और वर्ड मीनिंग भेजे हुए हैं, उन्हें ध्यान से यानी पाठ का सार पढ़ें, वर्ड मीनिंग पे बहुत ध्यान से उन्हें कॉपी में लिखें और याद करें। मैंने आपको पहले भी कहा था, वितान भाग 1 पुस्तक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। यानी जितने आपके लेसन में क्वेश्चन होंगे उसके अलावा भी एनसीईआरटी क्वेश्चन यानी गद्यांश के बीच से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपको समझना है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।